सत श्री अकाल जी, डीडी पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ शिवानी अरोड़ा। सो दर्शकों, आज साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने एक बहुत ही IVF टेक्निक के स्पैशलिस्ट डॉक्टर मोनिका गर्ग, जिन्हां दी डिग्री जिन्हां दा डिप्लोमा उन्होंने दुबई तो प्राप्त किया होया ते जिन्हां दा तजर्बा 15 तो 20 साल दा आ। सो जिद्दां तुहानूं सबनों पता है कि अज दे समय दे विच बांझपन दी समस्या दी जिहड़ी प्रॉब्लम आ वो हर कपल नूं आ रही, जिन्ने भी नए विआहे जोड़े आ सारिआं नूं इस समस्या का सामना करना पै रहा। सो आओ मैम दे नाल गलबात करदे हां ते लैने आ इन्हां कोलों जानकारी कि इन्हां समस्या दे कारण की ने। सो मैम, जिहड़े कपल हुंदे आ जो जिहड़ा नवां विआहिਆ जोड़ा हुंदा, कई वारी असीं देखदे कि उन्हां नूं प्रेगनेंसी कैरी करन च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आंदी है ना, इहदे की कारण रहिंदे आ? देखो, प्रेगनेंसी ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण मेल्स में होते हैं, कुछ कारण फीमेल्स में होते हैं। एक पुराने कहावत है कि नहीं, फीमेल्स में ही सारे कारण मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है। 50% अगर जो इनफर्टिलिटी कारण मेल्स में है तो 50% फीमेल्स में। तो कमी कहीं भी हो सकती है। कमी ट्यूब्स में हो सकती है, कमी अंडेदानी में हो सकती है, कमी कहीं ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये सब हमें इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ता है। तो थायराइड हो सकता है, प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है, या फिर शुक्राणु में कोई कमी हो सकती है। तो हमें पहले, जब हमारे पास कोई कपल आता है इस शिकायत से कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम लोग पहले ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कमी कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कितने समय के अंदर अंदर उस कपल को डॉक्टर के कोल विजिट कर लेना चाहिए? देखो, नए विआहे जोड़े नू अगर जो उसको वो एक साथ रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पति फौज में गया हुआ और हम कहेंगे वो एक साल हो गए शादी को, अगर जो इकट्ठे रहते हैं 1 साल से, तो 1 साल के बाद उन्हें डॉक्टरी जांच करानी चाहिए। हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो। और अगर जो महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो उन्हें 6 महीने के अंदर डॉक्टरी सलाह करानी, डॉक्टरी के पास जाना चाहिए और डॉक्टरी जांच करानी चाहिए कि अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट सही समय पर किया जा सके। एक तो जैसे आजकल लड़कियां काफी लेट शादी करती हैं, तो जो लेट 30s है उसमें एग्स की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है और 35 साल के बाद वो ज्यादा खराब हो जाती है। तो थोड़े अर्ली मैरिज या फिर एग को प्रिजर्व करा लें। अंडेदानी में नुक्स हो सकता है कि अंडा नहीं बन रहा, जो कि आजकल सबसे कॉमन नुक्स अंडेदानी में है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एक एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो सकती है। थायराइड, एंडोक्राइन कॉजेस कहते हैं थायराइड का बहुत ज्यादा बढ़ना, बहुत ज्यादा कम होना। एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, अगर जो वो शरीर में ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। फीमेल्स में ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स का ब्लॉक होना, अगर जो ट्यूब्स ब्लॉक है तो किसी भी तरह से बच्चा नहीं हो सकता, फिर हमें सिर्फ IVF का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर असीं बांझपन की जिहड़ी समस्या है उहदा इलाज करना होवे, किहड़ियां टेक्निक्स साडे कोल मौजूद आ? देखो, बांझपन का इलाज मेनली इस बात पे निर्भर करता है कि तो कमी कहाँ पर है। ट्यूब्स में कमी है, अंडा बनने में कमी है, या कोई सिंपल इन्फेक्शन है, या शुक्राणुओं में कमी है। तो हमें अगर जो ट्यूब्स में कमी है, जैसे अगर जो बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है कि तो उस केस में हम सिर्फ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी का ही सहारा लेते हैं। लेकिन कभी कभी महिला को सिर्फ इन्फेक्शन है तो हम दवाई दे के ठीक कर सकते हैं। PCOS है, उसमें अंडे नहीं बनते तो हम सिंपल अंडे बनने की दवाई दे के भी इलाज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उसमें IVF की जरूरत पड़े। जैसे पुरुष हैं, उनमें शुक्राणु हैं लेकिन कम है, तो अगर जो नशे का कोई सेवन करता है, अल्कोहल ज्यादा पीता है, तो हम कह सकते हैं कि आप ये कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट छोड़ दें जब तक हम बच्चे का इलाज कर रहे हैं। तो उनके शुक्राणुओं का क्वालिटी अच्छे होने के चांसेस होते हैं और बिना IVF के भी हम बच्चा दे सकते हैं उनको। ते मैम, जदों असीं गल करदे हां IVF टेक्निक दी, ते लोकां दे मन च अक्सर कई बारी डर हुंदा ना कि ये सेफ होएगी नहीं सेफ होएगी, इन्नू तुसीं किस तरह बयान कर सकते हो? देखो, IVF टेक्निक बिल्कुल सेफ होती है और इस टेक्निक को करने के दौरान कोई भी पेन नहीं होता। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं मैडम इसमें तो बहुत पेन होता है, ये सब मिथ्स हैं। IVF में कोई पेन नहीं होता है। पेन मानसिक ज्यादा होता है और शारीरिक कम होता है, क्योंकि इसके दौरान इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उन इंजेक्शन की निडल, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं जो हर रोज इंजेक्शन लगाते हैं, उस निडल से भी छोटी निडल होती है, तो वो बिल्कुल पेनलेस होती है। एग निकालने की तकनीक में भी हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है, उसमें भी पेन नहीं होती। और जब हम बच्चा रखते हैं उसमें भी बिल्कुल पेन नहीं होती। तो ये जो IVF की तकनीक
टेक्निक है, इसमें कोई पेन नहीं होती है। पेन शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा होती है कि पेशेंट टेंशन में बहुत होता है कि हम इस तकनीक के बाद भी प्रेग्नेंट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, बच्चा ठहर पाएगा या नहीं ठहर पाएगा। सो अगर कोई ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਆ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ, IVF ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ, ਸੋ कितने % चांसेस रहते हैं कि कपल का ਜਿਹੜਾ मिसकैरेज हो सकता है? देखिए, जो अर्ली मिसकैरेजेस हैं वो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी बहुत हाई हैं, 30 to 40% है। इवन कि पेशेंट को पहले पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, इससे पहले ही मिसकैरेज हो जाते हैं। और सेम रेट ही IVF प्रेगनेंसी में, IVF प्रेगनेंसी में इससे ज्यादा मिसकैरेज नहीं है, जितना नॉर्मल प्रेगनेंसी में है उतना ही इसमें भी है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? देखो, पहले तो IVF टेक्निक हम नॉर्मली IVF में करते क्या है, IVF को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसमें हम 12 दिन इंजेक्शंस लगाते हैं पेशेंट को एग्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके फिर हम 13वें दिन वो एग्स बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा जी। फिर उसी दिन हम हस्बैंड का सीमेन मांगते हैं और वो हम एक IVF टेक्निक होती है उसमें हम डिश में, प्रोसेस है, हाँ ये प्रोसेस है, हम उस डिश में इनको एग्स रख लेते हैं और उसके ऊपर स्पर्म हम डाल देते हैं, ठीक है। ये होता है कन्वेंशनल IVF टेक्निक जो कि हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन बहुत सारी और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि शुक्राणु अच्छे नहीं है या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें हम फिर कन्वेंशनल से नेक्स्ट स्टेप पे ICSI टेक्निक करते हैं। ICSI टेक्निक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें हम क्या करते हैं कि एक एक एग लेके और एक एक स्पर्म का इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें हम फर्टिलाइजेशन खुद करते हैं। तो इस तकनीक से हम बेस्ट से बेस्ट स्पर्म और बेस्ट से बेस्ट एग चूज कर सकते हैं, तो हमारे अच्छे एम्ब्रियोज बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ टेक्निक्स में क्या होता है कि स्पर्म्स बन तो रहे हैं, प्रोडक्शन तो है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहे हैं, सीमेन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टेड एजोस्पर्मिया बोलते हैं कि स्पर्म बॉडी में तो है, टेस्टिस में, तो उसके में हम टीसा करते हैं कि हम टेस्टिस से स्पर्म निकालते हैं। एक इस टेक्निक की थोड़ी, फिर हम इसको ICSI से कंबाइन करके हम टीसा प्लस ICSI करते हैं। सो मैम, अक्सर ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि बहुत ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਵਗੈरह कर सकते ਤੇ IVF एक लास्ट स्लॉट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ भी मेथड हो सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सिर्फ IVF ही है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें IVF की जरूरत पड़ती है। सिर्फ कई बार कपल्स आते हैं हमारे पास, हम सिंपल काउंसलिंग करते हैं, ठीक है ना, कि उसी से बच्चा हो जाता है, या सिंपल कई बार सिंपल इन्फेक्शन होती है, हम इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, बच्चा हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो बहुत कॉमन है आजकल PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ना, उसमें क्या होता है कि एग्स नहीं बन रहे होते, तो हमारे पास एग्स बनाने की जो टैबलेट्स होती हैं, हम 5 डेज वो टैबलेट्स देते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि एग्स बन रहे हैं, या तो उनको हम कह देते हैं कि आपस में इन दिन में मेलजोल करना है, जिसको हम टाइम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं, उससे भी बच्चा हो जाता है। नहीं तो एक तकनीक होती है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, उसमें हम क्या होता है कि सीमेन लेके हम उन दिनों में जब बच्चा ठहर सकता होता है उसके पेशेंट के वूम में, पेशेंट के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत ही सस्ता और एकदम नेचुरल प्रोसेस है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि हर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट का जवाब सिर्फ IVF है, ऐसा नहीं है जी। ਤੇ ਮੈਮ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि सिर्फ महिलाओं में ही इनफर्टिलिटी, महिलाओं की वजह से ही बच्चा नहीं ठहरा है। 50% चांसेस होते हैं कि महिलाओं की वजह से बच्चा नहीं ठहरा और 50% चांसेस होते हैं पुरुषों की वजह से बच्चा नहीं ठहरा। शुक्राणु, या तो होता है कि शुक्राणु की मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, मतलब शुक्राणु का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो ठीक नहीं है, तो उस केस में भी बच्चा नहीं ठहरता। उसके नंबर कम है, उस केस में भी बच्चा नहीं ठहरता। और अगर जो उसकी मोटिलिटी, उसकी चाल, जो शुक्राणु की नॉर्मल चाल होती है, उसकी मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो भी बच्चा नहीं ठहरता। एक एजोस्पर्मिया होता है कि सीमेन में स्पर्म ही नहीं है, शुक्राणु है ही नहीं सीमेन में, तो वो भी 2 तरीके का होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव, कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं रुकावट है जिसकी वजह से सीमेन में शुक्राणु नहीं आ पा रहा। एक होता है कि प्रोडक्शन ही नहीं है। देखिए, जिसमें कि हार्मोनल प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन नहीं है, तो उसमें हमें हार्मोन्स देके हम ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं होता कि वो 100% ट्रीटेबल है। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो 100% ट्रीटेबल है, उसमें से हम सीधा टेस्टिस से स्पर्म निकाल के और ICSI
टेक्निक के द्वारा और आईवीएफ करके उनको उनका अपना बच्चा दे सकते हैं। देख सकते कि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸਪਰਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। सो ये फ्रीजिंग मेथड की होता है? देखो एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है। मान लीजिए 30 साल की उम्र पे होती है तो बच्चे भी लेट होते हैं, लेकिन आजकल जो एजुकेटेड लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने एग को फ्रीज करा लेती हैं। अच्छा कि जब वो चाहे फिर वो बच्चा अपने ही एग के थ्रू ले सकती हैं। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास बाहर से आते हैं, वो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं आ पाते, तो पहले हस्बैंड आ जाते हैं, बुकिंग करा देते हैं और अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा देते हैं हमारे पास, क्योंकि उनको कम छुट्टी मिलती है, हफ्ता 10 दिन की छुट्टी मिलती है। और फिर उनकी वाइफ अपने 1 महीने के लिए हमारे पास आती है और वो उस स्पर्म, जो हमारे पास फ्रोजन स्पर्म है, उससे अपना बच्चा बनवा सकती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमें 3 बच्चे रखने हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे गुड क्वालिटी के 8 या 10 बच्चे बन गए, तो उन केस में हम उन बच्चों को भी फ्रीज कर लेते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग बोलते हैं। और पेशेंट 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी उसका दोबारा प्रेग्नेंट होने का मन करे, वो उन्हीं बच्चों को अपने बच्चेदानी में रखवा के और दोबारा से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। जिद्दां आपां गल कर रहे फॉरन दी ना, बाहरले ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨॉर्मल डिलीवरी होने ਦੇ? हाँ, काफी पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है। इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इन कारण से भी आईवीएफ करा लेते हैं, जो रिपीटेड नहीं होते हैं, तो उन केसेस में दोबारा बच्चा अपने आप भी हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास एक पेशेंट आया था यूएसए से, वो आईवीएफ करा के गया और 6 महीने बाद वो खुद कंसीव कर गया। उसका फोन आया, मैडम मैं इस बार मैं खुद कंसीव कर गया, ये बच्चा मेरे लिए बहुत लकी है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, एक बार आईवीएफ कराने के बाद दूसरा नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास भी हर पेशेंट आके, मैडम 9 महीने बेड रेस्ट करना है, मैडम 9 महीने बेड रेस्ट करना है। बिल्कुल नहीं करना है। जिस दिन हम लोग बच्चा रखते हैं उस दिन हम लोग कहते हैं कि 2 दिन का मॉडिफाइड रेस्ट। मॉडिफाइड मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट। ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲਸ ਆ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ प्रिकॉशंस लेनियां चाहिए? देखो, आजकल का हमारा जीवन शैली है वो उसका डिसऑर्डर है कि बहुत ज्यादा टाइम तक लैपटॉप्स को यूज करना, लेट रात को सोना, मोबाइल्स का ज्यादा यूज करना, जंक फूड खाना, बहुत ओबेसिटी, मोटा हो जाना, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर जो हम इन सब चीज़ों को बदल दें कि एक्सरसाइज अपने रेगुलर शेड्यूल में हम एक्सरसाइज करें, आहार हम संतुलित भोजन खाना शुरू कर दें, मोबाइल्स को हम कम से कम यूज़ करें, लैपटॉप्स का कम से कम यूज़ करें, तो हम आगे आने वाले टाइम में इनफर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। दर्शकों के मन च अगर कोई भी शक आ, कोई भी डाउट आ, कोई भी क्वेरी आ, तो स्क्रीन ते नीचे नंबर ਜਿਹੜੇ ਆ डिस्प्ले हो रहे हैं, तुसीं उन्हां नाल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद मैम। थैंक यू।